हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेसन में फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था और फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आज हमें उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या किया था। मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में एफ ड्राइव के अंदर एक प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर बना लिया जो कि वर्क स्पेस है और सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग यहीं पर सेव करने वाले हैं इसी फोल्डर के अंदर। और उसी सिलसिले में मैंने प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये आप देख सकते हैं कि एफ ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट्स नाम से एक फोल्डर है और प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ये सब हुआ कैसे था, तो हम लोगों ने जो कमांड रन करी थी, मैं एक बार आपको वो कमांड्स दिखा देता हूं। यहां पर हम लोग पहले एफ ड्राइव में गए थे, उस प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर में गए थे जहां जो हमारी वर्क स्पेस डायरेक्टरी है, और उसके बाद हमने एक कमांड लिखी थी django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और फिर प्रोजेक्ट का जो भी नाम आप रखना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। यहां तक हमें बात समझ में आ गई थी। फिर हमने एक एटम नाम का आईडी इंस्टॉल करा था। इंस्टॉल करने के बाद अभी उसको यूज करना नहीं देखा था, आज हम उसको यूज करना भी देखते हैं और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी देखते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बन गया है, इसके अंदर कितने फोल्डर, क्या फाइल बन रही है, उसके अंदर फिर कितनी फाइल्स बन रही है, ये सारी बातें आज हमको समझनी है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एटम आईडी में इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। वैसे तो आप ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक्सप्लोरर में देख ही रहे हैं और यहाँ से भी आप इन फाइल्स को देख सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को एटम आईडी में देखने वाले हैं क्योंकि वहीं पर हम कोडिंग करेंगे। तो हम लोग जाते हैं स्टार्ट मेनू पे और यहाँ पर मुझे एटम का आइकन दिख रहा है जो कि इंस्टॉल हो चुका था। आपको भी अपने सिस्टम पे दिखेगा इंस्टॉलेशन के बाद, और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ सो दैट ये स्टार्ट हो जाए। अब ये जो एटम आईडी हम लोग ओपन कर रहे हैं, इसमें ये पहली बार ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप यस नो आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। अब मुझे प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो यहाँ ओपन प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं उस डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर में मैं चला गया हूँ। तो सेलेक्ट किया मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर और सेलेक्ट, और देखिए यहाँ लेफ्ट साइड पे ट्री व्यू में प्रोजेक्ट्स के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया है। गॉट इट। चलिए, तो ये जो विंडो है इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, वेलकम विंडो। इसके अलावा ये विंडो को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, अनटाइटल रहने दीजिए यहाँ पर। और वेलकम गाइड को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा आइटम आईडी है और इसकी जो थीम है डार्क थीम है। हालांकि आप इसको चेंज करके लाइट कलर की थीम भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी इस आईडी में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, पर अभी आप इन ऑप्शंस पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। हालांकि आप थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर फॉन्ट आपको इंक्रीज करने हैं तो आप फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस असाइन, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो थोड़ा सा लेटर्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये बड़े हो गए ताकि ये विजिबल रहे। ओके, अभी आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है आपका प्रोजेक्ट्स फोल्डर, और प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर देखिए हमेशा इसी तरीके से बनेगा। अब मैं इस बात को अलग से आपको समझा देने वाला हूं। ये देखिए, ये पूरा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसको मैं अलग से समझा देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, जो हमारा प्रोजेक्ट्स फोल्डर है उसके अंदर हमने बनाया एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी आप उसका नाम रखेंगे उसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके इस प्रोजेक्ट्स फोल्डर में। इसके अंदर क्रिएट होगा एक और फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर। जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट रखा है उसी नाम के फोल्डर के अंदर उसी नाम का एक और फोल्डर हमेशा मिलेगा, और इसके अंदर होंगी कुछ फाइल्स। कौन कौन सी फाइल्स होंगी? एक फाइल होगी init _ init _ एक और फाइल होगी settings.py, एक और फाइल होगी urls.py, एक और फाइल होगी wsgi.py। तो इस तरीके से इतनी फाइल्स आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मिलेगी, और एक फाइल मिलेगी आपको बाहर वाले फर्स्ट प्रोजेक्ट
फोल्डर के अंदर manage.py। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो देखिए फिर बता देता हूं, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ये आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर है, मेन फोल्डर है, और इसके अंदर ही सारे फोल्डर है। तो इसके अंदर दो चीजें बनी हैं, एक तो फाइल है manage.py और एक फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर है, और फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ये 4 फाइल्स हैं। अब हमें इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ये इतना क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, Django इसको क्रिएट कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक फाइल को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये init.py क्या है। देखिए जिस भी फोल्डर में init.py फाइल होगी वो पाइथन का पैकेज कंसिडर होगा। ये एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पर इसके होने से ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो फोल्डर है ये एक पाइथन पैकेज कंसिडर हो रहा है। ओके, ये पाइथन प्रोजेक्ट, पाइथन पैकेज कंसिडर हो रहा है जस्ट बिकॉज कि इस फोल्डर के अंदर init.py फाइल मौजूद है। ठीक है, अगली फाइल है settings.py। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, अंदर कोडिंग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो सेटिंग्स में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला आप जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक वेबसाइट है, और वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हो सकता है एप्लीकेशंस बने हो। तो ये जो एप्लीकेशंस बनी होंगी इनकी एंट्री आपको settings.py में करनी होगी। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसकी एंट्री आपको settings.py में करनी होगी। आप टेम्पलेट्स को यूज करेंगे, स्टैटिक फाइल्स को यूज करेंगे, इनकी एंट्री आपको settings.py में करनी पड़ेगी। ये सब क्या है ये सब आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन settings.py है जो हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड आपके जो वेबसाइट के कंटेंट को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, वेबसाइट के कंटेंट को रजिस्टर करने, तो उसके लिए आप लोग settings.py के अंदर कुछ लाइंस लिखने वाले हैं। पहले से उस फाइल के अंदर कुछ मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं। मैं आपको आइटम्स आईडी पे दिखाता हूं। यहां पर मैंने पहले तो init.py को ओपन करके बताया, ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर दूसरा मैं settings.py को ओपन करता हूं, तो देखिए इसमें पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, पर इसमें हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ कोड लिखेंगे। अननेसेसरली आप कोई भी लाइन को यहाँ डिलीट मत करिएगा, एडिट मत करिएगा, जैसे से मैं बताता जाऊँ वैसे ही काम करिएगा। फिर अगली फाइल है urls.py। urls.py में बेसिकली क्या होगा, आपको URL पैटर्न्स की एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये क्या है इसको समझते हैं जरा। जैसे आप किसी वेबसाइट को अगर विजिट करते हैं तो क्या होता है, आप लिखते हैं https:/something.com/ ठीक है, कुछ हो सकता है होम या कुछ भी इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड URL। ठीक है, ये जो URL है जब आप लिखते हैं तो ये जो URL है ये वेब वर्ल्ड में एक यूनिक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। तो बेसिकली ये जो URL है Django में हम क्या करते हैं, इसको एक पाइथन कोड के साथ मैप करते हैं। पाइथन फंक्शन हो सकता है, ठीक है, पाइथन फंक्शन, जैसे आपने पाइथन पढ़ी हुई है तो पाइथन फंक्शन आप बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये इससे मैप्ड है। ठीक है, तो जब भी आप URL ये लिखेंगे हमेशा ये फंक्शन चलेगा, ये URL लिखने पर ये फंक्शन चलेगा। अब आपकी पूरी वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे होंगे, तो ये एक URL है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, URL1। ठीक है, तो URL1 दिस इज मैप्ड विथ सम पाइथन फंक्शन 1। ठीक है, कोई पाइथन फंक्शन है उसके साथ मैप है। इस तरीके से कोई दूसरा URL है URL2, ये मैप है पाइथन फंक्शन 2। इस तरीके से कोई तीसरा URL है, ये मैप है पाइथन फंक्शन 3। और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपकी पूरी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस आपने बनाए हुए हैं, बहुत सारा कंटेंट आपने बनाया हुआ है।
अलग अलग यूआरएल पे आप अलग अलग काम करवाना चाहते हो। तो कोई यूआरएल है जिससे लॉगिन पेज आएगा, कोई यूआरएल है जिससे होम पेज आएगा, कोई यूआरएल है जिससे आर्टिकल वाला पेज आएगा, कोई यूआरएल है जिससे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला पेज आएगा। ऐसे करके बहुत सारे यूआरएल आपने बनाए होंगे और वो सारे यूआरएल जो हैं वो किसी ना किसी पाइथन फंक्शन के साथ मैप्ड होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। पर ये मैपिंग का काम कि कौन से यूआरएल पर कौन सा पाइथन फंक्शन चलना है, इसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, urls.py में। urls.py में हम यूआरएल पैटर्न की मैपिंग करते हैं पाइथन फंक्शन के साथ। ओके, अभी कोडिंग जब करेंगे तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी आपको कुछ बेसिक बात समझ में आ गई कि इस फाइल का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा एक और फाइल होती है WSGI फाइल, जिसका मतलब होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, और इस फाइल में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है ना। डू नॉट चेंज, डू नॉट एडिट इट, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये इसको अनटच रखिए। फिर आपके पास एक और फाइल है manage.py। दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर भी कुछ एडिटिंग मत करिएगा, इस फाइल में कोई चेंजेस मत करिएगा। बेसिकली ये वो फाइल है manage.py जिसके अंदर पाइथन का एक प्रोग्राम मौजूद है जो अक्सर हम लोग चलाएंगे कई सारे काम करने के लिए। तो Django जो फ्रेमवर्क है, इसका इस्तेमाल करके हम लोगों को काम करना है। तो ये जो प्रोग्राम है यही रन करना पड़ेगा हमें बार बार वो छोटे छोटे काम करने के लिए। अब वो कौन से काम है, क्यों आज नई टर्मिनोलॉजीज और ले लें और कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं उन टर्मिनोलॉजीज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन manage.py इज अ प्रोग्राम जिसको आपको चेंज नहीं करना है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो वो रन कैसे होगा, ये भी आपका डाउट हो सकता है। अभी तो हम कह रहे हैं हमने पहला प्रोजेक्ट बना लिया, हमने तो कुछ कोडिंग करी नहीं और ये फाइल्स ऑटोमेटिकली बन गई। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो ये वेबसाइट अगर मैं रन करूँ तो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी तो हमने कोई भी पेज अपनी तरफ से बनाया नहीं है, तो फिर रन करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सर्वर रन करें। नॉर्मली क्या होता है, हम वेबसाइट को रखते हैं किसी दूसरी मशीन पे। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये रही हमारी मशीन, ठीक है, और ये है सर्वर मशीन, और सर्वर मशीन पर हम रखते हैं अपने वेबसाइट के पेजेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर मशीन पे, यूआरएल भेजेंगे हम, है ना, यहाँ से हम यूआरएल भेजेंगे और वो इस फाइल का, इस फंक्शन का, पाइथन फंक्शन का यूआरएल होगा। तो यहाँ से वेब सर्वर उसको सेंड करेगा, तब जाके हमारा ब्राउज़र उसको दिखा पाएगा। तो ये प्रक्रिया होना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट का कोई भी पेज देखना है तो यही प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन टेस्टिंग पर्पस से हम लोग, क्योंकि प्रोग्रामर हैं, हम डेवलपर हैं, तो हम लोग दो अलग अलग कंप्यूटर्स लेकर ये काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम अपने सिंगल कंप्यूटर में ही ये दोनों काम कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, जो नॉर्मली सर्वर मशीन पर होता है। सर्वर मशीन पर क्या होता है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पर हो। तो Django क्या है, इंटरनली आपको वेब सर्वर भी प्रोवाइड करता है। कितनी बढ़िया बात है। तो Django आपने इंस्टॉल कर लिया, वेब सर्वर अलग से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं, और आप रिक्वेस्ट उससे करेंगे, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो मैं कैसे लिखूँगा, http:// ठीक है। और अब क्या लिखना है, देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि मुझे अगर वेबसाइट के पेज को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा वेबसाइट का नाम। बट अभी तो कोई वेबसाइट का डोमेन नेम रजिस्टर नहीं किया है, वो हमारी ही मशीन पे रखी हुई है। तो जब आप अपनी ही मशीन पे वेब सर्वर को रखते हैं तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, चाहे आपकी वेबसाइट दूसरे कंप्यूटर में होती या आपके कंप्यूटर में, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक वेब पेज दे दो। किससे कर रहे हैं रिक्वेस्ट, वेब सर्वर से। यस, तो ये जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है ना, ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, सर्वर मशीन पे होता है। तो आप जब भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये वेब पेज दे दो,
तो ये रिक्वेस्ट आप कर रहे होते हैं वेब सर्वर से। अब आपकी ही मशीन पे अगर वेब सर्वर है तो भी आप रिक्वेस्ट तो वेब सर्वर से ही करेंगे। तो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यूआरएल लिखना होगा, ये यूआरएल वेब सर्वर तक जाएगा। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ http:// और मेरी वेबसाइट का नाम। लेकिन मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, यहाँ पर जब आपकी ही मशीन पे वेबसाइट रखी हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा लूप बैक आईपी एड्रेस विच इज फिक्स्ड फॉर ऑल मशीन। मतलब आपकी मशीन के लिए भी लूप बैक एड्रेस वही है जो मेरी मशीन के लिए, दैट इज 127.0.0.1। उसके बाद लगाएंगे कोलन, उसके बाद लिखेंगे 8000। ठीक है, ये है यूआरएल मेरे वेब सर्वर से जो मेरी वेबसाइट का लॉन्चिंग पेज है, लैंडिंग पेज है, वो मुझे दे दे, ये मैं कह रहा हूं। मैंने हिट किया, अभी पेज ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं ओपन होगा, बिकॉज मेरी रिक्वेस्ट, मैंने ब्राउजर पे मेरा यूआरएल लिखा तो रिक्वेस्ट ब्राउजर भेजने वाला है। कहां भेजने वाला है, उस मशीन पे जिसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। यह आईपी एड्रेस किसका है, मेरी ही मशीन का है, दैट इज ओके। उसके बाद कोलन लगाया और 8000 लिखा है। ये 8000 क्या है, ये है पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर क्या है, बेसिकली वेब सर्वर जो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे ही रन हो रही होगी उसको आइडेंटिफाई करने का नंबर है। मेरी बात समझ में आई। हमारे कंप्यूटर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट किससे करना चाहता हूं, वेब सर्वर से। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है जो रन हो रही है। अब इस वेब सर्वर को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि इसी एप्लीकेशन को मेरा मैसेज पहुंचे। तो इसके लिए हर एक एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर में रन हो रही है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर, और वो पोर्ट नंबर इसका क्या है, 8000। तो मैंने इसलिए कोलन लगा के 8000 लिखा है। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है 127.0.0.1 कोलन 8000, ये कंप्लीट यूआरएल हुआ जिससे कि मैसेज वेब सर्वर तक पहुंचेगा। लेकिन मेरा वेब सर्वर एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और इसीलिए वो मेरी बात सुन नहीं पा रहा है। तो मुझे उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, देखिए हमें फिर आना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, और आप उस फोल्डर के अंदर हैं अभी जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हम बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी रखने वाले हैं। इसीलिए आप जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आइए। तो मैंने लिखा फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं मैंने कैसे लिखा, प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर CD फर्स्ट प्रोजेक्ट। जब आप ऐसा लिखते हैं तो आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं और अब आपको सर्वर को, वेब सर्वर को करना है रन। तो वेब सर्वर को रन करने के लिए आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं पाइथन। पाइथन लिख रहे हैं मतलब आप पाइथन के एक प्रोग्राम को रन करने वाले हैं और उस प्रोग्राम का नाम है manage.py। अभी याद आया आपको, manage.py मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तो इसकी जरूरत पड़ रही है सर्वर को रन करने के लिए। तो सर्वर को रन करने के लिए कमांड क्या है, रन सर्वर, दैट्स इट। मैंने एंटर किया, सर्वर रन होगा। देखिए यहाँ पर मैसेजेस से आपको समझ में आ जाएगा सर्वर रन हुआ है कि नहीं हुआ है। और सर्वर एक बार रन हो गया तो जो यूआरएल हम लिख रहे थे ब्राउजर पे वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ये जो हम सर्वर रन कर रहे हैं इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 8000, जेंगो ने सेट किया होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 8000। लेकिन आप चाहें तो वो पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको मल्टीपल सर्वर्स एक साथ रन कर रहे हैं तो सबके पोर्ट नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो फिर ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं, ये जो कमांड लिखी है पाइथन manage.py रन सर्वर, उसके आगे पोर्ट नंबर भी लिख देंगे स्पेस देकर। फिलहाल ये स्टार्ट हो चुका है और आप देखें लास्ट में ये जो मैसेज आया है ना, क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक। तो आप कंट्रोल और ब्रेक की एक साथ अगर दबाएंगे या कंट्रोल C आप दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर को जब भी बंद करना होगा कंट्रोल C आप प्रेस कर दीजिएगा। एनीवेज अभी इसको मैं फिर से रन करता हूं। ये देखिए यूआरएल लिखा हुआ है अभी भी 127.0.0.1 और उसके अंदर 8000 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं एक खास पेज आ गया। ये पेज आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका जेंगो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये पेज ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट का पेज नहीं है क्योंकि अभी हमने वेबसाइट के पेज को डिजाइन नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट पेज है। आप देखें तो इस पे लिखा भी हुआ है यू आर सीइंग दिस पेज बिकॉज debug इक्वल्स टू ट्रू इज इन योर सेटिंग्स फाइल एंड यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड एनी यूआरएल। क्योंकि अभी हमने कोई भी urls.py फाइल के अंदर यूआरएल पैटर्न को
मैप नहीं करा है किसी पाइथन फंक्शन के साथ, तो अभी वो सारी कोडिंग करना बाकी है। वो जब हम कर लेंगे तो वो पेज दिखाई देगा या पेज पे वो कंटेंट दिखाई देगा जो हमने डिसाइड किया होगा, ये नहीं दिखाई देगा। तो लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आया कि यूआरएल कैसे लिखना है। अच्छा, आप जो लिख रहे हैं ना 127.0.0.1, आप इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इस आईपी एड्रेस की जगह लिखिए लोकल होस्ट। और मैं आपको बताऊं, लोकल होस्ट के बाद आपको :8000 लिखना ही है। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। अगर मैं सर्वर को स्टॉप कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ सर्वर को स्टॉप करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने Ctrl+C प्रेस कर दिया है, ये सर्वर स्टॉप हो चुका है। और अब अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि फिर से, क्योंकि सर्वर स्टॉप हो चुका है, ये फाइल आपको वो पेज नहीं दिख पा रहा है। तो आपको रीज़न समझ में आ गया कि वेब सर्वर अगर ऑन नहीं है तो आप अपने वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप अगर कोई दुनिया की कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आप mysurgy.com को एक्सेस करते हैं, या आप google.com को एक्सेस करते हैं, या facebook.com को एक्सेस करते हैं, तो आपके ब्राउज़र पे आप जो URL लिखते हैं उससे रिक्वेस्ट जाती है एक खास कंप्यूटर पे जिसको हम बोल रहे हैं सर्वर, और उसमें भी एक खास सॉफ्टवेयर के पास जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर, और वेब सर्वर ही आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है जिसको ब्राउज़र फिर आपको दिखा देता है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको एक तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, दूसरा आपको अपनी Django प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा वो समझ में आ गया, कैसे सर्वर को रन कर रहे हैं वो आपको समझ में आ चुका है। तो अगर आप किसी दूसरे पोर्ट पर सर्वर को रन करना चाहते थे तो आपको सिंपली लिखना है python manage.py run server, और आपने कहा कि मुझे पोर्ट नंबर चाहिए 9000, तो ये 9000 पे रन हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा सर्वर रन हो रहा है वो 9000 पे रन हो रहा है, तो आप लोकल होस्ट 8000 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ लोकल होस्ट 8000 लिखा हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट के बाद 9000, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन चल रही है वो 9000 पोर्ट नंबर पे चल रही है। देखिए अब आ गया ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको समझाया वो आपके लिए बेहद काम का था शुरुआत में, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ कोडिंग स्टफ भी स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।